स्वागत है आप सभी का स्वराज आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और कल हमने जो पढ़ा था वो था ज्योग्राफी का सिंधु नदी अपवाह तंत्र। और आज जो हम बात करेंगे वो क्या है, गंगा नदी अपवाह तंत्र, जैसे कि आपको टॉपिक में दिख रहा है। तो गंगा नदी से संबंधित सारे फैक्ट को लेकर के मैं आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए, गंगा नदी अपवाह तंत्र को जब हम पढ़ते हैं तो आपके पास हम इसको अलग अलग स्टेट में तोड़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ देखें, गंगा नदी अपवाह तंत्र में जो एक प्रश्न उठता है आपके पास प्रायः, वो प्रश्न उठता है उसके द्वारा बनाए गए पंच प्रयागों को लेकर के। क्यों? क्योंकि देखिए, उत्तराखंड से आपके पास गंगा नदी, वहां से उसका उद्गम हो रहा है। तो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में अगर मैं यहाँ की अगर बात करूँ, ये उत्तराखंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इस उत्तराखंड में वो बनाता है पंचप्रयाग। तो इस पंचप्रयाग से संबंधित आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो पहले हम पंचप्रयागों को कंप्लीट करेंगे, फिर उत्तराखंड के बाद हम जाएंगे कहाँ, यूपी में। यूपी में फिर देखेंगे कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यूपी के बाद फिर हम एंट्री करवाएंगे गंगा का बिहार में। बिहार के बाद झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में जब हम पहुंच जाएंगे तो फिर हम सीधा उसका विसर्जन करवा देंगे बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार से पार्ट पार्ट में जब आप पढ़ोगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, आपके पास उत्तराखंड में गंगा नदी के द्वारा जो पंचप्रयाग बनाए जा रहे हैं, और यही गंगा नदी अपवाह तंत्र का भाग ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके। देखिए, चलिए, गंगा नदी अपवाह तंत्र की अगर बात चले तो सबसे पहले आपको उसके 5 प्रयागों को याद रखना है। 5 प्रयाग की अगर बात चल रही है तो यहाँ देखिए कौन कौन से प्रयाग है। सबसे पहले हम प्रयागों को देख लेते हैं। जब हम प्रयागों की बात कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पता चलता है, देखिए, विष्णु प्रयाग, जिसे आप जोशी मठ के नाम से भी जानोगे। जोशी मठ अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था, आप जानते हैं, ठीक है। तो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग देखिए। दूसरा प्रयाग आपके पास मिल रहा है नंद प्रयाग, फिर मिल रहा है आपके पास कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। देव प्रयाग आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भागीरथी जब मिलती अलकनंदा के साथ, तब जाकर के आपके पास माँ गंगा आती है, ये आप याद रखोगे इसलिए। तो चलिए अब हम इसको सीरीज से पढ़ते हैं, एक श्रृंखला में पढ़ते हैं हम, तो ज्यादा आसान हमारे पास हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपके पास विष्णु प्रयाग की अगर हम बात करें तो विष्णु प्रयाग में आपको देखना होगा कि कौन सी 2 नदियां यहां पर आकर मिल रही है। वैसे अगर हम देखें जाए एनसीईआरटी के थ्रू अगर हम चलते हैं तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल करके अलकनंदा बनाती है, ऐसा भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी लेते हैं। और उसी में ही जब हम आगे लाइन में हम जाते हैं तो हमें ये पता चलता है, यहाँ देखेंगे, ये पता चलता है कि जो अलकनंदा है, अलकनंदा आपके पास बद्रीनाथ सतोत्पंत ग्लेशियर या जो हिमनद है वहां से उसका उद्गम हो रहा है। और दूसरी जो गंगा है वो है धौली गंगा। एक है अलकनंदा की बात चल गई, बद्रीनाथ सतोत्पंत हिमनद से निकल रहा है, दूसरी धौली गंगा। तो धौली गंगा का जो उद्गम स्थल है वो है नंदा देवी नेशनल पार्क। ये सब उत्तराखंड राज्य की बात चल रही है, यहाँ पे हाईलाइट किया जा चुका है उत्तराखंड। तो वहां से निकली धौली गंगा। अब ये दोनों के दोनों एक पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं। जिस पॉइंट पर आकर के मिल रहे हैं वो है आपका विष्णु प्रयाग। यहाँ पे इन्होंने विष्णु प्रयाग बनाया, और विष्णु प्रयाग बनाने के बाद यहीं पर ही अब धौली गंगा, तो उसका अस्तित्व किसमें मिल गया, अलकनंदा में। अब ये जो अलकनंदा है ना, यही याद रखिएगा, यही अलकनंदा लास्ट तक जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया अलकनंदा भागीरथी से मिलकर के गंगा बनाएगी, इसलिए अभी हमको इसको आगे ले जाना है। तो क्या देखा हमने, अलकनंदा और धौली गंगा मिले, क्या बनाया इन्होंने, विष्णु प्रयाग बनाया। विष्णु प्रयाग बनाने के बाद ये अलकनंदा आगे की ओर चल पड़ी। अलकनंदा जब आगे जा रही है तो यहाँ नंदा घुंटी हिमनद है, यहाँ पर उस नंदा घुंटी से नंदाकनी रिवर आई, और नंदाकनी रिवर जिस पॉइंट पर अलकनंदा से मिल रही है वो है नंद प्रयाग। ये दूसरा प्रयाग आप याद रखोगे, नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में नंदाकनी आकर के मिली। अब नंदाकनी अलकनंदा में मिल चुकी है, अब अलकनंदा फिर आगे जा रही है क्योंकि उसको गंगा बनाना है भागीरथी के साथ। तो अलकनंदा फिर आगे आ गए, ये देखिए अलकनंदा आगे। अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तब उसे पिंडार गंगा मिलती है, और जो पिंडार गंगा मिलती है, पिंडार गंगा का आप उद्गम याद रखोगे वो है पिंडारी हिमनद। पिंडारी हिमनद से पिंडार गंगा आई, और एक पॉइंट पे जहां मिल रही है वो है आपका कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार गंगा मिल गई। तो ये सभी प्रयागों को आपको याद रखना है। हर प्रयाग में आपको एक नदी कॉमन मिलेगी, वो है अलकनंदा। तो अलकनंदा के साथ जो दूसरी नदी यहाँ पे अटैच हो रही है ना, वो सबका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इसी से संबंधित आपके पास प्रश्न बनते हैं। तो कर्णप्रयाग में पिंडार गंगा आ गई। अब अलकनंदा रुकी नहीं भाई, आगे बढ़ रही है। देखिए अलकनंदा अभी भी आगे बढ़ रही है।
अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि यहाँ पर एक और रिवर आ रही है मंदाकिनी। इसी मंदाकिनी का अलग नाम या दूसरा नाम आपके पास दिखाई देता है, वह काली गंगा। तो ये मंदाकिनी कहाँ से निकल रही है? केदारनाथ। ये सब उत्तराखंड की बात चल रही है। तो केदारनाथ से मंदाकिनी निकली, मंदाकिनी जाकर के अलकनंदा को मिली, जिस पॉइंट पे मिल रही है वहां बना आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग बन गया। अब यही जो अलकनंदा है वो आगे बढ़ी, अलकनंदा आगे बढ़ी। अलकनंदा जब आगे बढ़ रही है तो गंगोत्री या बोलिए गोमुख, वहां से निकलेगी भागीरथी, और भागीरथी अलकनंदा को जिस पॉइंट पे मिलेगी वो है देवप्रयाग। अब ये देवप्रयाग इसलिए इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड का ये प्रयाग, क्योंकि इसी देवप्रयाग में अलकनंदा जो भागीरथी से मिलने के पश्चात बन जाती है गंगा। और फिर ये जो गंगा है उत्तराखंड के ऋषिकेश के बाद हरिद्वार को क्रॉस करने के बाद अब दूसरे स्टेट में एंट्री करेगी, और वो स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश। तो अब हम इसी गंगा नदी अपवाह तंत्र को उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये था, आप चाहो तो इसे बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाए। तो अब हम बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की ओर, गंगा नदी को आगे की ओर। क्यों? क्योंकि गंगा नदी कहां पर विसर्जित होगी? वो विसर्जित होगी बंगाल की खाड़ी में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए गंगा को अब ले जाते हैं हम कहां पर? तो हमें ले जाना है इसे यूपी, इसलिए यहां पर इसे हाईलाइट भी कर दिया गया। यहां देखिए हमने इसे हाईलाइट भी कर दिया। अब हम यूपी वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में हम मां गंगा को ले जाना, एंट्री करवानी है। तो किस किस पॉइंट से, कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, चलिए उसकी हम चर्चा करते हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड से जब यूपी में गंगा एंट्री कर रही थी तो लास्ट मैंने पॉइंट आपको याद करवा दिया था, वो था हरिद्वार। अब यहाँ पे देखिए हरिद्वार हमने रख दिया। हरिद्वार से जब वो यूपी में एंट्री कर रही है तो बिजनौर को क्रॉस करते हुए कन्नौज पहुंची वो, और जब कन्नौज गंगा पहुंच रही है तो इस गंगा को वहां पर एक नदी मिलेगी, वो है रामगंगा। तो जाहिर सी बात है आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि रामगंगा निकल कहां से रही है? तो रामगंगा निकल कहां से रही है? देखिए पौड़ी गढ़वाल पहाड़ी, या फिर यहीं पे आप याद रखोगे दूधा टोली श्रेणी। तो पौड़ी गढ़वाल पहाड़ी या दूधा टोली श्रेणी से रामगंगा निकली। रामगंगा जो मुख्य हमारी गंगा नदी है उसको मिली, किस पॉइंट पर मिली? तो कन्नौज पे मिली। अब यहाँ पे गंगा रुकी नहीं, गंगा तो आगे जा रही है ना, कि गंगा को तो विसर्जन हो रहा है कहां पर? वेस्ट बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में। तो यहां से गंगा फिर आगे बढ़ी। जब गंगा आगे बढ़ती है तो यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आएगा प्रयागराज, और आप जानते हो प्रयागराज में नदियों का संगम होगा। एक गंगा नदी तो रहेगी, एक दूसरी नदी यहां पर आकर के मिलती है सरस्वती, जिसे आप जानते हो कि अब जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो चुकी है। तो हम सरस्वती नदी की बात नहीं करेंगे, अब जो महत्वपूर्ण नदी है यहाँ पर उसकी बात करेंगे। गंगा नदी की जो सहायक नदी के तौर पर, बहुत बड़ी सहायक नदी के तौर पर मिल रही है, वो है यमुना नदी। तो अब हमको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई जो यमुना नदी है वो निकल कहां से रही है। तो यमुना नदी हमको उत्तराखंड जाना पड़ेगा, इसलिए यहां पर रख दिया गया। देखिए उत्तराखंड में यमुनोत्री, ये याद रखोगे। तो यमुनोत्री से आपके पास क्या आ रही है? यमुना। अब ये यमुना क्या करेगी? उत्तराखंड से निकली यमुनोत्री स्थान, उत्तराखंड से यूपी में एंट्री करेगी। यूपी में एंट्री करने से पहले दिल्ली क्रॉस करते हुए जाएगी, ये आप सभी जानते हैं। तो देखिए यमुना जब उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रही है तो अब यमुना की अपनी कुछ सहायक नदियां हैं जो कहां से आएगी? तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आपके यहाँ मध्य प्रदेश से आएगी इस तरीके से, और 4 विशेष तौर पे सहायक नदियां यहाँ पे मिलेगी, चारों। और चारों सहायक नदियों को हमको उसका उद्गम स्थान देखना पड़ेगा, वो यमुना में किस पॉइंट पे जाकर के मिल रहा है वो देखना पड़ेगा, और चारों नदियों के नाम रखने पड़ेंगे। तो वो 4 नदियां कौन कौन सी है? जब उन 4 नदियों की अगर हम बात करेंगे तो चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ये 4 महत्वपूर्ण नदियों की यहाँ पर बात चलेगी। तो चलिए अब हम सबसे पहले यमुना नदी की सहायक नदियों को देखते हैं जो यमुना नदी में मिलेगी। क्यों? क्योंकि अंत में यमुना नदी कहाँ जाकर के मिल रही है? यहाँ देखिए अंत में यमुना नदी कहाँ जा रही है? प्रयागराज में मिल रही है। किससे मिल रही है? गंगा से मिल रही है, ये हम जानते हैं। तो गंगा से प्रयागराज में मिलने से पहले यहाँ पर जो 4 अलग अलग उसकी सहायक नदियां मिलेगी उसकी हम बात करते हैं। चलिए तो जैसे कि मैंने बताया मध्य प्रदेश से हमको ले जाना है, तो मध्य प्रदेश के हम मालवा पठार की ओर जाएंगे, और जब मालवा पठार में आप जाते हो तो वहां पे जाना पाओ पहाड़ी के नाम पर आपको महू एक स्थान है, वहां से निकलेगी चंबल नदी, और ये चंबल नदी यमुना नदी में जाकर के मीट करेगी यूपी में, और यूपी का वो जो पॉइंट है इटावा, ये आप याद रखोगे। क्या बताया गया भाई? चंबल नदी है,
चंबल नदी कहाँ से निकल रही है? मालवा पठार मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, वहां महू नामक स्थान है, वहां जाना पाओ पहाड़ी, वहां से चंबल नदी निकली। यमुना नदी को कहां जाकर के मिल रही है? यूपी में। किस पॉइंट पे? इटावा में। आप याद रखोगे। दूसरी अगर हम नदी की अगर बात करें तो वो बात आएगी आपके पास सिंध की। सिंध भी यमुना की एक सहायक नदी। अब सिंध को भी हमको कहां निकालना है? तो सिंध का भी जो उद्गम स्थल है वो आप देखोगे कहां? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, वही मालवा पठार। तो देखिए मालवा पठार मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट आप पकड़ लीजिए विदिशा, वहां से सिंध नदी निकली। अब सिंध नदी का आपने उद्गम तो जान गया, अब आपको जानना पड़ेगा कि वो विसर्जन किस पॉइंट पे हो रही है? यमुना पे। कहां मिल रही है? तो उत्तर प्रदेश में आप याद रखोगे जालौन। जालौन में जाकर के मिल जाएगी कौन? सिंध नदी। सिंध नदी मिल गई। अब ऐसे ही दो नदियां हमारे पास बची, चंबल कवर कर दिए, सिंध कवर कर दिए, बेतवा और केन। तो बेतवा और केन का भी हमको देखना पड़ेगा कि ये कहां से निकल रही है और किस पॉइंट पे जाकर मिल रही है। चलिए उसकी चर्चा करते हैं अब हम। यहां देखिए, तो आपके पास यहां देखिए बेतवा कहां से निकलेगी? तो याद रखोगे विंध्याचल श्रेणी। ये सबके सब मध्य प्रदेश से निकल रही है। और विंध्याचल श्रेणी में मध्य प्रदेश का कौन सा पॉइंट? होशंगाबाद। आप याद रखना, ये देखिए होशंगाबाद। तो होशंगाबाद से बेतवा निकली। अब बेतवा यमुना नदी को जाकर के मिलेगी यूपी के हमीरपुर में। याद रखोगे यूपी के हमीरपुर में बेतवा। अब लास्ट आपके पास एक बचा, कौन सा बचा? तो वो बचा केन नदी। तो केन नदी कहां से निकलेगी? वो भी विंध्याचल श्रेणी से ही निकल रही है। ये देखिए केन विंध्याचल श्रेणी। जब आप विंध्याचल श्रेणी में जाओगे तो वहां पे कैमूर पर्वत श्रेणी आएगी। यहीं पर ही हो सकता है आपसे पूछ दे, तो आप याद रखना वहीं पे एक ममार पहाड़ी आपके पास मिलेगी, या स्थान अगर बोलते तो कटनी। वहां से आपके पास केन नदी आई, और केन नदी ये देखिए इस तरीके से आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद यमुना को जिस पॉइंट पर मिल रही है वो है बांदा। किस पॉइंट पे मिल रही है? बांदा। तो ये थे आपके 4 सहायक नदियां किसके? यमुना के। क्या नाम बताया गया आपके पास? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जो यमुना को हमने मीट करवा दिया। अब यमुना इन सभी नदियों का जल लेकर के आगे बढ़ेगा, और कहां बढ़ेगा? तो वो बढ़ेगा प्रयागराज में। तो चलिए अब हम विशेष तौर पे इसी की बात करते हैं। देखिए यमुना आ गया, प्रयागराज में मीट किया, किससे मिला? मां गंगा से मिला। साथ ही साथ वहां पे एक और नदी जो विलुप्त हो चुकी है, सरस्वती। तो ये बन गया यहां पर इनका संगम स्थल। अब गंगा रुकेगी नहीं, क्योंकि गंगा भी यूपी में, उसको तो पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरना है। तो गंगा देखिए अब आगे बढ़ गई, ये गंगा आगे बढ़ी। और गंगा जब आगे बढ़ती है तो इस गंगा को इसी यूपी में एक पॉइंट आप याद रखोगे, गाजीपुर। क्यों? क्योंकि गाजीपुर में गंगा की एक अन्य सहायक नदी आएगी, वह है गोमती। तो जाहिर सी बात है आपका प्रश्न उठता है कि भाई गोमती नदी का उद्गम स्थल भी आपको जानना होगा। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल गोमतताल, याद रखोगे गोमतताल। या फिर आप यहाँ पे नाम याद रखोगे फुल्लर झील। और यदि ये दो ना दे तो स्थान का नाम आप याद रखोगे वो है पीलीभीत। यहां से गोमती नदी निकली और गाजीपुर में जाकर के गंगा को मिल गई। अब गंगा क्या करेगी? उत्तर प्रदेश से बिहार की ओर आगे बढ़ेगी, बिहार की ओर। तो ये देखिए गंगा हमने आगे की ओर बढ़ा दिया। तो अब हम चलेंगे कहां पर? स्टेट बिहार। अब हम देखते हैं बिहार में कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है गंगा नदी अपोहा तंत्र को लेकर के। चलिए देखते हैं। ये देखिए अब गंगा नदी हमारी एंट्री कर गई। कहां एंट्री करवा दिया हमने? बिहार में। तो इसे हमने हाईलाइट भी कर रखा है, यहां पे देखिए हाईलाइट भी कर रखा है, यह है बिहार वाला क्षेत्र, ये बिहार वाला। बिहार में आप एंट्री करवा दिए। अब इसी बिहार में अलग अलग पॉइंट की बात करेंगे। तो अलग अलग अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया यूपी का कौन सा पॉइंट? गाजीपुर। ये देखिए गाजीपुर, जहां पे गोमती नदी आकर के मिली थी यूपी में, वहां से गंगा आगे बढ़ गई। ये लीजिए हमने गंगा को आगे बढ़ा दिया। तो जब यूपी में एंट्री कर रही है तो आप पॉइंट याद रखोगे छपरा। छपरा में ये जो गंगा नदी है वहां पर उसको एक सहायक नदी आकर के मीट करेगी। कौन सी सहायक नदी आकर के मिलेगी? वो है घाघरा। तो जाहिर सी बात है भाई, अब आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि जो घाघरा नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल आप याद रखोगे मापचा चुंगो हिमनद, या ग्लेशियर का नाम है यहाँ पर, मापचा चुंगो हिमनद ग्लेशियर। कहां पर? तिब्बत में। तिब्बत, तो भाई ये रहा तिब्बत। अब जब तिब्बत से ये एंट्री करेगा नेपाल में, तो नेपाल में इसी घाघरा को कहा जाता है कर्नाली रिवर या कर्नाली नदी। और जब ये बिहार में एंट्री कर रहा है तो आप किस नाम से जान गए? घाघरा से। अब भैया घाघरा को आपने मीट करवा दिया, कहां पे मीट करवा दिया? छपरा में। वहां गंगा यहां रुकी क्या? नहीं रुकी, उसको तो बंगाल की खाड़ी में जाना है ना। तो गंगा को फिर आगे बढ़ा दीजिए आप। ये लीजिए गंगा को हमने आगे बढ़ा दिया। अब जब हमने गंगा को आगे बढ़ाया, ये देखिए गंगा आगे बढ़ गई। तो यहां पर एक पॉइंट याद रखना, पटना के पास आरा। पटना के पास आरा। क्यों? क्योंकि इस आरा के पॉइंट
पर आपको गंगा को एक और सहायक नदी आकर के मिलेगी, और वो है आपके मध्य प्रदेश तरफ से, फिर से अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश, वहां मिलेगा आपको सोनकुंड, और वहां से जो नदी मिलेगी वो है सोन नदी। और आप जानते हो सोन नदी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब आप छत्तीसगढ़ पढ़ते हो तो छत्तीसगढ़ के आपको उत्तरी अपवाह तंत्र में सोन गंगा अपवाह तंत्र आप पढ़ते हो, तो सोन नदी आप इंपॉर्टेंट हुई। तो ये देखिए अब ये सोन नदी क्या करी, आगे बढ़ी, पटना के पास आरा में मिल गई, किसके साथ, गंगा के साथ, ये आप याद रखोगे। पर गंगा रुकी नहीं, रुकी, गंगा तो आगे बढ़ेगी ना। तो चलिए गंगा को हम आगे बढ़ाएं। जब गंगा आगे बढ़ती है तो यहां पर जो पॉइंट आएगा बिहार का वो है सोनपुर। क्यों, क्योंकि सोनपुर में इसको एक सहायक नदी मिलेगी गंडक। तो जाहिर सी बात है यार, अब फिर से आपको जाना पड़ेगा कि जो गंडक है वो दो नदियों से मिलकर के बन रही है, तो वो उसका उद्गम स्थल कौन सा है। यहां पर देखिए ये जो गंडक है ना, वो दो नदियां, नाम याद रखोगे, काली गंडक और त्रिशूली। अब काली गंडक और त्रिशूल कहां निकल रही, तो इसके लिए आपको नेपाल तरफ जाना पड़ेगा, नेपाल। ठीक, जब आप नेपाल जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी के बीच से दो नदियां आ रही है, काली गंडक और त्रिशूली, और ये दोनों की दोनों मिल गई, तो मिलकर के क्या बनाई, गंडक, और गंडक जाकर के सोनपुर में गंगा से मिल गई। इतना याद रखिए। अब गंगा क्या करेगी, इसका भी नदी अपने में लेकर के आगे बढ़ेगी। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं गंगा को। ये देखिए अब गंगा आगे बढ़ गई, तो गंगा ये आगे बढ़ गई सोनपुर से। सोनपुर से जब गंगा आगे बढ़ रही है तो भागलपुर में, याद रखिएगा, भागलपुर में वो नदी आकर के यहाँ पे मिलेगी जिसका नाम है कोसी नदी। और आप सभी जानते हैं ना कि जो बिहार का सौरव बिहार कहा जाता है वो है कोसी। क्यों, क्योंकि कोसी से लगातार बाढ़ आता जाता है। भाई प्रश्न उठता है, अगर बाढ़ आता है तो यहाँ पर हम डैम क्यों नहीं बना देते। अब आप डैम कैसे बनाओगे, इसका जो मार्ग है ना वो परिवर्तित होता रहता है, ये इशू है यहाँ पे, बहुत बड़ा इशू है। तो कोसी नदी आ रही है, तो अगला प्रश्न क्या उठ सकता है, भाई कोसी नदी अगर आ रही है तो उसका उद्गम कहाँ से है, तो उसको देखते हैं। कोसी नदी के लिए फिर से आप नेपाल चले जाइए, नेपाल, माउंट एवरेस्ट, ये लीजिए माउंट एवरेस्ट पहुंच गए। अब माउंट एवरेस्ट पहुंचने पर वहां पर आपको एक चोटी का नाम याद रखना है, वो है गोसाई थान चोटी। इसी गोसाई थान चोटी से कोसी नदी निकली और वो भागलपुर में आकर के गंगा से मिलेगी। अब जो गंगा है ना वो इसी कोसी नदी के पानी को लेकर के आगे बढ़ जाएगी, और आगे जब बढ़ेगी तो वो जाएगी झारखंड में। झारखंड में कोई विशेष हमको कोई पॉइंट याद नहीं रखना है, झारखंड में एंट्री करवा दिए। अब झारखंड के बाद हम सीधा जाएंगे कहां पर, वेस्ट बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि नदी वहां पे दो भाग में विभाजित भी होगी ना, इसलिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको कि पश्चिम बंगाल में हमारे पास क्या मिलता है गंगा नदी अपवाह तंत्र से संबंधित। चलिए ये देखिए, ये है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, यहां समझिए। अब आप लोग पश्चिम बंगाल, जैसे कि डायग्रामेटिकली हमने यहाँ पे बना रखा है, यहाँ देखिए ये है पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, ये पश्चिम बंगाल। इसी को ही जूम करके हम बता रहे कि भाई यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल है, ये पूरा पूरा पश्चिम बंगाल। चलिए अब पश्चिम बंगाल में आने से पहले उसने झारखंड कवर किया गंगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि झारखंड को क्रॉस करते मां गंगा एंट्री कर रही है, एंट्री कर गई। जब गंगा पश्चिम बंगाल में एंट्री कर रही है तो आप याद रखोगे ये गंगा यहां से आई बहते हुए, और पॉइंट याद रखोगे फरक्का। क्यों, क्योंकि फरक्का में ना यही गंगा नदी जो है ना दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, दो नदियों में। एक नदी आप याद रखोगे हुगली नदी, ये देखिए हुगली। तो हुगली नदी इसलिए याद रखोगे क्योंकि ये हमारे ही पश्चिम बंगाल में कलकत्ता शहर को क्रॉस करते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में क्या हो जा रही, विसर्जित। परंतु अब इस हुगली नदी की अपनी सहायक नदी मिलेगी, वो भी महत्वपूर्ण है आपके लिए भाई, महत्वपूर्ण है। देखो हुगली नदी में एक सहायक नदी आएगी, वो आएगी इसी झारखंड से, और झारखंड में पॉइंट आप याद रखोगे कौन सा, छोटा नागपुर पठार। और आप जानते हो छोटा नागपुर पठार खनिजों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो इस छोटा नागपुर पठार से नदी जो निकली वो है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी कोलकाता के पास किसको मिल गई, हुगली नदी। अब इसी दामोदर नदी की एक खुद में एक सहायक नदी है, वो याद रख लीजिएगा, बराकर नदी। तो बराकर नदी दामोदर नदी को आकर के मीट कर गई, इतना याद रखो। तो दामोदर नदी कोलकाता के पास किसको मिली, हुगली। हुगली आगे बढ़ गई और पश्चिम बंगाल को क्रॉस करते बंगाल की खाड़ी में वो विसर्जित हो गई। तो ये तो था हमारे पश्चिम बंगाल को लेकर के। मगर मैंने बताया कि फरक्का एक ऐसा जगह है जहां से गंगा नदी दो भाग में विभाजित हो रही थी। तो दूसरा भाग कौन सा है, दूसरा भाग को जानने के लिए अब हम चलते हैं कहां, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जब हम जाते हैं तो ये जो नदी आ रही है इसका नाम है पद्मा नदी, ये याद रखोगे, मतलब गंगा नदी का ही भाग है भाई पद्मा नदी। अब पद्मा नदी को आपने एंट्री करवा दिया। अब जब मैं कल आपको पढ़ाऊंगा वो तो रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। तो इसी पद्मा नदी में असम से, ये देखिए असम से ब्रह्मपुत्र नदी आएगा, और जब ये पद्मा को मिलता है तो ये बन जाएगा मेघना, और अंत में मेघना नदी जो है बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, विसर्जित हो जाती है। ये था गंगा नदी अपवाह तंत्र।
परंतु अब गंगा नदी अपवाह तंत्र से संबंधित आपके पास कुछ तथ्य भी आपको जानना होगा, उस तथ्यों की भी हम चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं कि आखिर का वो तथ्य क्या है। वो तथ्य है दोआब। यहाँ देखिए भाई विशेष तौर पर, अब दोआब क्या होता है, कल भी मैंने आपको बताया था, जब कभी बात दोआब की आए ना तो बस इतना याद रखना, दोआब मतलब वह क्षेत्र दो नदियों के बीच का जो जहां पे जलोढ़ मृदा भी पाई जाएगी, एक मैदान की तरह पाया जाएगा आपके पास, वो कहलाएगा दोआब। तो गंगा नदी अपवाह तंत्र से संबंधित कौन कौन से दोआब, पहले तो हम देखेंगे गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी आपको क्या मिली थी, यमुना। कहां से निकाले थे आपने, उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकाले थे। तो उसी यमुना और गंगा नदी के बीच आपके पास सर्वप्रथम आपके पास दिखाई दे रहा है, यहाँ देखें दोआब। कौन सा दोआब दिखाई दे रहा है, जब हम यहाँ बात करेंगे तो ये मिल रहा है गंगा यमुना दोआब। ये तो आप भूलोगे ही नहीं ना, क्योंकि दोनों नदियों के नाम पे। मगर गंगा यमुना जब दोआब बन गया तो गंगा आगे बढ़ी यूपी तरफ, और जब आगे बढ़ रही है तो यहाँ पे मिला था रामगंगा, जो मैंने अभी बात किया था। रामगंगा के बाद फिर वो आगे बढ़ रही थी तो उसे एक नदी मिली, कौन सी, गोमती नदी। अब इसी रामगंगा और गोमती नदी के मध्य में आपके पास एक मैदान मिलेगा, वह है रोहिलखंड का मैदान। ये है भाई दोआब, ये आपको याद रखना है। तो ये रोहिलखंड का मैदान कौन सी दो नदियों के बीच मिला, रामगंगा और गोमती नदी, ये आप याद रखना। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, आपके पास हो सकता है पूछ दे कि अवध का मैदान जो कि खुद में दोआब है, वो कौन सी दो नदियों के बीच में है। तो भाई देखो, गोमती नदी तो अभी आपने कवर कर दिया, गोमती नदी रामगंगा के साथ, मगर यही गोमती नदी जब घाघरा नदी के बीच में, जब इसके स्थान को अगर देखा जाए तो ये बनाता है अवध का मैदान। ये भी आप याद रखोगे। गंगा नदी फिर नीचे की ओर जा रही है, आप जानते हो गंगा नदी जब नीचे की ओर जा रही है तो उसको कौन सी नदी मिली, गंडक मिली। तो गंडक और घाघरा के बीच में मिला पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। तो ये भी दोआब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट देखते हैं इसी में। यहाँ देखिए, अब गंगा नदी रुकी तो है नहीं, गंगा नदी आगे बढ़ते जा रही है, लगातार बढ़ते जा रही है। तो अब वो जब आगे बढ़ती है, गंडक के बाद एक बूढ़ी गंडक नदी मिलेगी। तो गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच में भी तो स्थान मिलेगा आपको दोआब वाला क्षेत्र। तो जो इन दोनों के बीच में दोआब वाला क्षेत्र है ना, उसका नाम आप याद रखोगे सारण का मैदान। आप याद रखोगे सारण का मैदान। तो बूढ़ी गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक के बाद फिर आपके पास गंगा नदी आगे जा रही है, भाई उसको तो विसर्जित होना है बंगाल की खाड़ी में, तो उसे मिल जाती है कोसी नदी। तो अब जो आपके पास दोआब वाला क्षेत्र आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा बूढ़ी गंडक और कोसी के मध्य। तो बूढ़ी गंडक और कोसी के मध्य ये देखिए मिथिला का मैदान, ये याद रखोगे आप, मिथिला का मैदान मिल गया। उसके बाद वेस्ट बंगाल तरफ आपने एंट्री करवा दिया। अब जब वेस्ट बंगाल की तरफ आप एंट्री करवाते हो तो आपके पास यहाँ पर एक नदी मिलेगी कोसी के बाद, महानंदा। यहाँ देखिए महानंदा। तो इस महानंदा और कोसी के मध्य जो आपके पास मैदान मिलेगा वह है पश्चिम बंगाल का मैदान, जो कि दोआब है, इन दो नदियों के द्वारा बनाया गया। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आपको रटने होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऐसे ही कल मैं लेकर के आऊंगा ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, साथ ही साथ प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को भी, और कुछ कॉन्सेप्ट बताया जाएगा ड्रेनेज पैटर्न को लेकर के, अपवाह तंत्र की प्रवृत्ति को लेकर के बात की जाएगी। तो मिलता हूं मैं आप सभी से कल इसी स्वराज IAS के प्लेटफॉर्म में, तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे।